गुड मॉर्निंग। ऑप्टिकल फाइबर के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर को हम लोग पढ़ रहे थे और पिछले बार हमने आपको अटेन्यूएशन के बारे में बताया था और अटेन्यूएशन से ही संबंधित एक और नया पैरामीटर आया था, अटेन्यूएशन कांस्टेंट। तो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था, तो मैं सोचता हूँ कि अटेन्यूएशन और अटेन्यूएशन कांस्टेंट के बारे में फिर आपको स्पष्ट कर दूँ। ये दोनों फिजिकल पैरामीटर अटेन्यूएशन एंड अटेन्यूएशन कांस्टेंट के बीच में क्या डिफरेंशिएशन है और ये ऑप्टिकल फाइबर के किन फीचर्स को बताते हैं। अटेन्यूएशन को ए से हम लिखते हैं, इट इज़ डिफाइंड बाय द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू इनपुट पावर। वैसे एक्सप्रेशन लंबा लिखा हुआ है, लेकिन क्यों लिखा गया है ये अभी आपको स्पष्ट हो जाएगा। इट इज़ बेसिकली द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू इनपुट पावर। पावर इज मेजर्ड इन वाट, यूनिट इज वाट, चाहे आउटपुट पावर हो चाहे इनपुट पावर हो। वाट वाट कैंसिल कर जाएगा, सो आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। इट इज़ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी, तो इसलिए अटेन्यूएशन की कोई इकाई नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात, पीओ आउटपुट पावर है, पीआई इनपुट पावर है। पीओ की वैल्यू 10 गुनी कम हो सकती है, पीओ की वैल्यू आधी हो सकती है, पीओ की वैल्यू इनपुट पावर का 100 गुना कम हो सकता है, पीओ की वैल्यू इनपुट पावर का 1000 गुना कम हो सकता है। तो पीओ बाई पीआई का जो रेशियो आएगा उसका रेंज बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। ये 0 से स्टार्ट करेगा और 1000 तक चला जाएगा यदि 1000 गुना कम हो रहा है तो इस रेंज को हैंडल करना मुश्किल होता है। तो हम ये मैनेजेबल हो जाए, ईजिली हैंडल किया जा सके, तो इसलिए आउटपुट पावर और इनपुट पावर के रेशियो के साथ हम लॉग स्केल में कंसीडर कर लेते हैं। दिस रेशियो इज बीइंग कंसीडर्ड इन द लॉग स्केल। फ़ायदा क्या होता है? log 1 इज़ 0, log 10 इज़ ओनली 1, सो 1 से 10 के बीच को 1 में कंसीडर कर सकते हो। log 100 इज़ 2, log 1000 इज़ 3, तो 1000 तक की चीज़ों को 0 से 3 के बीच में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो इस तरह से आउटपुट पावर और इनपुट पावर के रेशियो को, जो बहुत अधिक वेरिड रेंज में हो सकते हैं, उनको लॉग स्केल ले लें तो आसानी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो फिर फाइनल एक्सप्रेशन बनता है ए द अटेन्यूएशन, इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ द आउटपुट पावर पीओ डिवाइडेड बाय द इनपुट पावर पीआई। इसकी कोई इकाई नहीं होती है, शुरू में मैंने बताया, लेकिन फिर भी एक इकाई हम इसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं और जिसे हम बेल कहते हैं, ग्राहम बेल के सम्मान में, और इसको बी द्वारा लिखा जाता है। अब बी जो इकाई हम लोगों ने यहाँ इंट्रोड्यूस किया है अटेन्यूएशन के लिए, ये खुद में एक बड़ी इकाई, इट इज इट्स यूनिट इज लार्ज in comparison to the actual values which are normally obtained जब अटेन्यूएशन की वैल्यू निकाली जाती है। आपने सुना होगा नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, तो इनकी वैल्यू डीबी में आती है। तो इसीलिए हम प्रैक्टिकल जो वैल्यूज मिलती हैं अटेन्यूएशन के लिए, उसके टर्म में बात करें तो इसको हम डीबी बेल में ना रिप्रेजेंट करके डेसिबल में रिप्रेजेंट करते हैं। डेसिबल जो है बेल का 1/10 है, तो इसलिए ये पैरामीटर जो है इसको 10 गुना बढ़ा देते हैं। ये 10 गुना कम किया तो इसको 10 गुना बढ़ा दिया, इट विल रिमेन द सेम, कोई अंतर नहीं आएगा। सो द अटेन्यूएशन इज नाउ मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ डीबी और करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन हो जाता है ए इज इक्वल टू 10 टाइम्स log ऑफ द आउटपुट पावर टू इनपुट पावर एंड द यूनिट इज़ नाउ द डीबी, डेसिबल में ये नापा जाता है। अब अटेन्यूएशन की वैल्यू विभिन्न परिस्थितियों में कितनी आएगी, ये डिपेंड करेगा पीओ की वैल्यू और पीआई की वैल्यू कितनी है, इन दोनों में किस तरह का संबंध है। तो हमने एक टेबल यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है
PDF भी आपको इसका भेज रखा है, जिससे आपने इसको पढ़ा होगा। यदि इस टेबल को समझने में कोई भी दिक्कत आ रही होगी तो अब और स्पष्ट हो जाएगा। नाउ दिस इज PO, द आउटपुट पावर, इट इज इक्वल टू PI। ऑब्वियस है इस मैथमेटिकल कंडीशन से ही कि जितना इनपुट पावर दिया जा रहा है उतना ही आउटपुट पावर मिल जा रहा है। मतलब ऑप्टिकल फाइबर में कोई लॉस नहीं हो रहा है, नो लॉसेज आर टेकिंग प्लेस। इट इज आइडियल लाइन विदाउट एनी लॉस सच दैट PO बिकम्स इज इक्वल टू PI। और PO की वैल्यू भी PI है। PI आपने फीड कर रखा है इनपुट पावर, तो PO की वैल्यू यहाँ रखा जाए तो इट इज़ PI बाई PI कट जाएगा, log 1 इज़ 0, सो द वैल्यू फॉर अटेन्युएशन विल कम आउट टू बी इक्वल टू 0 dB। तो ये 0 dB तब प्राप्त होगा जब आउटपुट पावर की वैल्यू इनपुट पावर के बराबर होगी। ये आइडियल केस है, आइडियल ऑप्टिकल फाइबर है। ऐसा ऑप्टिकल फाइबर है जिसमें कोई लॉस अकर नहीं कर रहा है। तो कोई भी ऑप्टिकल फाइबर आप लेंगे आइडियल नहीं होता है। बनाने की कोशिश की जाती है कि लॉसेज कम से कम हो। जितना कम लॉस होता है ऑप्टिकल फाइबर उतना ही बढ़िया माना जाता है। लेकिन कुछ न कुछ आएगा ज़रूर। तो दिस इज़ द कंडीशन, जो पहली कंडीशन पहले रो में लिखा गया, ये PO इज इक्वल टू PI विल बी रिलेटेड विद द जीरो लॉस इन द लाइन। ये आइडियल ऑप्टिकल फाइबर के लिए है। मान लीजिए आउटपुट पावर इनपुट पावर का आधा हो जाता है, मतलब PO इज इक्वल टू हाफ PI, आउटपुट पावर इज हाफ PI, इनपुट पावर का हाफ। PI को PI इस इक्वेशन में आप रखेंगे तो फिर कुछ लोगों को ये भी दिक्कत थी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। जब हम मैथमेटिक्स करने लगेंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे तो हमारे लिए दिक्कत ना आ जाए। तो बहुत आसान है, देखो इक्वेशन है ये इज इक्वल टू 10 log, अब 10 क्यों आया, डेसिबल स्केल में होने के कारण, log आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर। नाउ वी आर कंसिडरिंग ए केस वेयर आउटपुट पावर इज हाफ PI, तो आउटपुट पावर की जगह पर हाफ PI आपने रख दिया। PI कैंसिल्स, इट इज़ 1/2, सो log ऑफ 1/2। log ऑफ 1/2 को लिख सकते हो log 1 माइनस log 2। log 1 की वैल्यू 0 होती है एंड log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। ब्रैकेट के अंदर एक टर्म 0 हो गया, दूसरा टर्म 0.3010 हुआ विथ ए माइनस साइन, सो इट विल बी इक्वल टू माइनस 0.3010 मल्टीप्लाइड बाई 10, सो इट्स वैल्यू इज माइनस 3 dB, या एक्चुअली माइनस 3.010 dB होगा। 010 की वैल्यू इतनी कम है इन कंपेरिजन टू 3, तो हम उसको ड्रॉप कर देते हैं। तो ये आ गया माइनस 3 dB। यही वैल्यू यहाँ हमने लिख रखा है। व्हेन PO इज इक्वल टू हाफ PI, द अटेन्युएशन एसोसिएटेड विल बी इक्वल टू माइनस 3 dB। ये माइनस ये बताता है कि इट इज़ द केस ऑफ अटेन्युएशन, द आउटपुट पावर इज लेस इन कंपेरिजन टू द इनपुट पावर। न्यूमरेटर की वैल्यू कम है, डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए PO बाई PI जब करेंगे तो 1 से कम हो जाएगा, और 1 से कम होगा तो log लेंगे तो ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा। तो इसलिए नेगेटिव आने का अर्थ ये है कि ये अटेन्युएशन का केस है और आउटपुट पावर की वैल्यू इनपुट पावर से कम है। फिर ऐसे ही 10 गुना यदि कम होती है तो ठीक वैसे ही कैलकुलेट कर देंगे, माइनस 10 dB विल बी द वैल्यू फॉर द अटेन्युएशन। यदि 100 गुना कम होती है तो इट विल बी माइनस 20 dB। यदि 1000 गुना कम होती है आउटपुट पावर तो इट विल बी इक्वल टू माइनस 30 dB। सो यदि आउटपुट पावर की वैल्यू आपको पता हो PO इन संदर्भ इन रेफरेंस टू द इनपुट पावर, तो PO और PI के रेशियो से कितना अटेन्युएशन की वैल्यू होगी वो निकल जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने इनपुट पावर दिया 60 वाट, 60 मिलीवाट इज़ द इनपुट पावर, आउटपुट पावर आपको मिल रहा है 15 मिलीवाट, तो आउटपुट पावर इज 15 मिलीवाट, 15 मिलीवाट। द इनपुट पावर इज़
60 वाट, तो 15 डिवाइडेड बाई 60 इट इज़ 1/4। तो log 1 माइनस log 4 आप रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और इस तरह से यदि स्थिति ऐसी बनती है कि आपने 60 मिलीवाट दिया इनपुट और केवल आपको 15 मिलीवाट मिल रहा है, तो कितना अटेनुएशन की वैल्यू आएगी वो निकाली जा सकती है। वहाँ भी नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव साइन इज़ द इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट दैट इट इज़ द केस ऑफ अटेनुएशन। यदि गेन हो, इंटरमीडिएट में जैसे एम्पलीफायर पढ़ा होगा, एम्पलीफायर में गेन होता है, द आउटपुट पावर इज मोर इन कंपैरिजन टू द इनपुट पावर, तो उसमें यहाँ पर केवल प्लस साइन आएगा। तो यदि प्लस साइन आता है तो गेन को बताता है, गेन को भी डीबी में ही नापते हैं, और यदि मैग्नीट्यूड के पहले नेगेटिव साइन आ जाता है तो ये अटेनुएशन बताता है। और इस तरह से हम अटेनुएशन की वैल्यू विद द नोन वैल्यूज ऑफ आउटपुट पावर एंड इनपुट पावर की सहायता से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ और ध्यान दें कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर टाइप का ही ऑप्टिकल फाइबर आप प्रयोग कर रहे हो, एक बार आउटपुट पावर इनपुट पावर के बराबर है, एक बार आधा है, और वही ऑप्टिकल फाइबर है। एक बार 10 गुना कम हो जा रहा है, तो ये ऑब्वियस भाई 10 गुना कम कैसे हो जाएगा? यदि वही ऑप्टिकल फाइबर है तो आधा हो रहा है, तो 10 गुना होने का मतलब ये है कि ऑप्टिकल फाइबर की लंबाई आपने बढ़ा दिया। जैसे मान लो यहाँ से देवरिया बात करें, तो देवरिया में जो आउटपुट पावर मिलेगा और गोरखपुर से जो इनपुट पावर आपने दिया है, देवरिया में आउटपुट पावर जो मिलेगी, यदि उसी ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग करते हुए लखनऊ में आप बात करें तो लखनऊ में आउटपुट पावर कम आएगी इन कंपैरिजन टू द आउटपुट पावर रिसीव्ड इन देवरिया। लखनऊ से यदि कानपुर चले जाएं, ऑप्टिकल फाइबर और लंबी हो जाए तो वैल्यू और कम आती जाएगी। तो ये आउटपुट पावर कितना आपको मिल रहा है ये डिपेंड करता है कितना लंबा ऑप्टिकल फाइबर आपने ले रखा है। तो अटेनुएशन इज ए पैरामीटर विच डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। जितना ही अधिक लंबाई ली जाएगी उतनी अधिक अटेनुएशन की वैल्यू बढ़ती हुई चली जाएगी। तो अटेनुएशन इस तरह से ऑप्टिकल फाइबर के किसी कैरेक्टरिस्टिक फीचर को नहीं बताता। ऑप्टिकल फाइबर के इस गुण को केवल ये बताता है, इस फीचर को बताता है कि यहाँ से बेंगलुरु के बीच में अटेनुएशन की वैल्यू कितनी है, यह केवल बताता है। यहाँ से मुंबई के बीच में अटेनुएशन की वैल्यू कितनी आएगी। यदि एक ही श्रेणी का एक ही तरह का ऑप्टिकल फाइबर यहाँ से बम्बई लगाया गया, यहाँ से मुंबई को कनेक्ट किया गोरखपुर से बेंगलुरु को कनेक्ट किया, तो भाई ऑप्टिकल फाइबर एक ही तरह का है, तो फिर कोई चीज़ तो ऐसी होनी चाहिए जो दोनों के बीच में कॉमन आवे, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर एक ही है। यहाँ तो मुंबई के लिए अटेनुएशन की वैल्यू दूसरी आ रही है, बेंगलुरु के लिए चूँकि लेंथ बदल गई तो अटेनुएशन की वैल्यू दूसरी आ रही है। तो इसलिए एक और पैरामीटर हम डिफाइन करते हैं, एंड दैट पैरामीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फ़ा। अटेनुएशन जो है वो भिन्न भिन्न ऑप्टिकल फाइबर के लंबाई के लिए बढ़ती हुई चली जाती है। जैसे हमने छोटा सा उदाहरण दिया, यहाँ से देवरिया बात करें, इनपुट पावर वही आपने दे रखा है, देवरिया में जो आउटपुट पावर मिलेगा उसी ऑप्टिकल फाइबर का एक्सटेंशन है। लखनऊ में बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर पे जो आउटपुट मिलेगा और कम मिलेगा, कानपुर बात करें तो और कम मिलेगा, झांसी बात करें तो और कम मिलेगा, जबकि ऑप्टिकल फाइबर एक ही है। तो यहाँ से देवरिया के लिए अटेनुएशन की कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ से लखनऊ के लिए अटेनुएशन वैल्यू बढ़ जाएगी, यहाँ से कानपुर के लिए अटेनुएशन वैल्यू और बढ़ेगी, यहाँ से झांसी के लिए अटेनुएशन वैल्यू और बढ़ जाएगी। तो हम एक पैरामीटर ऐसा इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम अटेनुएशन कांस्टेंट कहते हैं, और इस अटेनुएशन कांस्टेंट को हम अल्फ़ा द्वारा लिखते हैं, और अल्फ़ा को हम परिभाषित करते हैं, इट इज़ द वैल्यू ऑफ द अटेनुएशन पर यूनिट लेंथ ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के एकांक लंबाई के लिए अटेनुएशन की वैल्यू कितनी आएगी उसको हम कहते हैं अटेनुएशन कांस्टेंट।
और ऑब्वियस है। अब ऑप्टिकल फाइबर वही प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ से देवरिया के लिए अटेन्यूएशन कांस्टेंट की वैल्यू जो आएगी, यहाँ से लखनऊ के लिए भी अटेन्यूएशन की वैल्यू तो भिन्न होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, लेकिन अटेन्यूएशन कांस्टेंट की वैल्यू वही आएगी जो यहाँ से कानपुर के लिए आएगी, जो यहाँ से झांसी के लिए आएगी, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर वही यूज किया गया है सब जगह। वही ऑप्टिकल फाइबर यदि मुंबई गोरखपुर को मुंबई से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाए, और वही ऑप्टिकल फाइबर यदि गोरखपुर को बेंगलुरु से जोड़ने के लिए, दिल्ली को जोड़ने के लिए खर्च किया जाए, लगाया जाए, तो विभिन्न स्थानों के लिए अटेन्यूएशन की वैल्यू भिन्न भिन्न आएगी। लेकिन चूंकि ऑप्टिकल फाइबर सबका कॉमन है, तो अटेन्यूएशन कांस्टेंट की वैल्यू सबकी एक ही आएगी। तो इस तरह से अटेन्यूएशन कांस्टेंट अल्फ़ा जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वह ऑप्टिकल फाइबर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर को रिप्रेजेंट करता है, एंड इट इज़ डिफाइंड एज द अटेन्यूएशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द अटेन्यूएशन पर यूनिट लेंथ ऑफ द लाइन। अटेन्यूएशन की वैल्यू एकांक लंबाई के लिए कितनी आएगी। हम थोड़ा सा यहाँ एकांक लंबाई में थोड़ी सी बात आपको बताना चाहेंगे। लंबाई चूँकि बड़ी लंबी होती है, यहाँ से मुंबई की लंबाई मीटर में नापो तो बहुत ज़्यादा आएगा, जो किलोमीटर में है उसका 1000 गुना हो जाएगा। तो इसीलिए इस लंबाई को हम मीटर में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। द लेंथ ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इज़ नॉट मेजर्ड इन मीटर, इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर। तो ये अटेन्यूएशन की वैल्यू है न्यूमरेटर में, और ये ऑप्टिकल फाइबर की लंबाई है रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर। तो अल्फ़ा की वैल्यू निकल जाती है अटेन्यूएशन पर किलोमीटर लेंथ ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, और अल्फ़ा की इकाई आ जाएगी अटेन्यूएशन की डीबी, लेंथ की किलोमीटर। तो अटेन्यूएशन कांस्टेंट विल बी इक्वल टू डीबी पर किलोमीटर। तो बात समझ में आ गई आपको। अटेन्यूएशन एक ऐसी राशि है, एक ऐसा फिजिकल पैरामीटर है जो ऑप्टिकल फाइबर के लंबाई के अनुसार बढ़ती घटती रहेगी। लंबाई ज़्यादा है तो अटेन्यूएशन की वैल्यू ज़्यादा होगी, लंबाई कम है तो अटेन्यूएशन की वैल्यू कम होगी। लेकिन अटेन्यूएशन कांस्टेंट एक ऐसा फिजिकल पैरामीटर है उस ऑप्टिकल फाइबर के लिए जिसकी वैल्यू कांस्टेंट आएगी, क्योंकि 1 किलोमीटर लंबे ऑप्टिकल फाइबर के करस्पॉन्डिंग कितना अटेन्यूएशन होगा इसको ये बताता है। 1 किलोमीटर लंबे ऑप्टिकल फाइबर के लिए कितना अटेन्यूएशन होगा इसको ये बताता है। तो ये यहाँ से देवरिया के लिए नहीं बताता है अल्फ़ा की वैल्यू, यहाँ से और देवरिया के बीच में जो कनेक्शन हुआ है उसके प्रत्येक किलोमीटर पर कितना अटेन्यूएशन हो रहा है उसकी वैल्यू को बताता है अटेन्यूएशन कांस्टेंट। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन द अटेन्यूएशन कांस्टेंट अल्फ़ा एंड द वैल्यू ऑफ द अटेन्यूएशन। तो न्यूमेरिकल में आपसे आउटपुट पावर इनपुट पावर की वैल्यू दी रहेगी। ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा सकता है, या लेंथ ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर दिया रहेगा। द 2 पॉइंट्स आर हैविंग ए डिस्टेंस इन बिटवीन देम इज़ 10.5 किलोमीटर। तो उसी अटेन्यूएशन की वैल्यू में 10.5 का भाग दे देंगे तो अटेन्यूएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकल जाएगी। ध्यान रखिएगा अटेन्यूएशन कांस्टेंट की इकाई डेसिबल पर किलोमीटर होगी। तो अटेन्यूएशन ऑप्टिकल फाइबर के अनुसार, उसकी लंबाई के अनुसार बदलती रहती है, लेकिन अटेन्यूएशन कांस्टेंट उस ऑप्टिकल फाइबर के लिए कांस्टेंट होता है, और इसीलिए अल्फ़ा उस ऑप्टिकल फाइबर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर को रिप्रेजेंट करता है। सो अल्फ़ा इज ए पैरामीटर विच गिव्स द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, लेकिन ए उस ऑप्टिकल फाइबर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर को नहीं बताता है। ये स्थिति बनती है। तो इस तरह से ए क्या है और अल्फ़ा क्या है दोनों आप समझ सकते हो। अब देखो जितना आपने पढ़ रखा है उससे संबंधित न्यूमेरिकल इस तरह के आपके आ सकते हैं। कुछ न्यूमेरिकल भी मैं आपको करा दे रहा हूँ। ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा चैप्टर है
जो बहुत आसान है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस, छोटे छोटे इक्वेशंस हैं एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस के लिए, स्क्वायर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। न्यूमेरिकल अपर्चर, साइन थीटा ए को न्यूमेरिकल अपर्चर कहते हैं। तो कैलकुलेशन भी आसान है, न्यूमेरिकल यदि आता है तो बहुत ही आसान होता है, और थियरी भी यदि ऑप्टिकल फाइबर का पूछा जाता है तो वो भी आसान है। एंड ऑप्टिकल फाइबर से ज़रूर सवाल आता है, हर यूनिट से सवाल आएंगे, तो ऑप्टिकल फाइबर से भी सवाल आता है, आसान होता है। तो इसको ज़रूर जानना चाहिए और इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। देयर इज ए न्यूमेरिकल, ए सिलिका ग्लास ऑप्टिकल फाइबर, सिलिका ग्लास का बना हुआ ऑप्टिकल फाइबर हैज़ ए कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.500। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.500। क्या नोटेशन आपने लिया है? n1, तो n1 की वैल्यू दी है। एंड क्लैडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.450, और n2 की वैल्यू 1.450 है, n1 की वैल्यू 1.500 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई इकाई नहीं होती, तो इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज ये n1 की है वैल्यू, और ये n2 की वैल्यू दी है। अब केवल दो पैरामीटर्स आपको दिए हैं, n1 और n2 ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। नाउ कैलकुलेट ए क्रिटिकल एंगल एट कोर क्लैडिंग इंटरफेस एंड एंगल ऑफ ऑब्लिकेंस। एक नया शब्द आ रहा है, मैं आपको बताना भूल गया था, ये है एंगल ऑफ ऑब्लिकेंस। किसको कहते हैं? एंगल ऑफ ऑब्लिकेंस। तो यहाँ न्यूमेरिकल आप करेंगे तो एंगल ऑफ ऑब्लिकेंस किसे कहते हैं, तो एंगल ऑफ ऑब्लिकेंस के बारे में भी जान जाएंगे। द एक्सेप्टेंस एंगल इन एयर, थीटा ए की वैल्यू निकालनी है, थीटा सी की वैल्यू निकालनी है, और एंगल ऑफ ऑब्लिकेंस की वैल्यू निकालनी है। द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द फाइबर, NA की वैल्यू निकालनी है, जो आप जानते हो NA इज इक्वल टू साइन थीटा ए। एंड द परसेंटेज ऑफ लाइट कलेक्टेड बाय द फाइबर, और कितना लाइट, परसेंटेज ऑफ लाइट है कितना है जो ऑप्टिकल फाइबर कलेक्ट करेगा, ये निकालना है। तो देखिए एक एक करके स्टेप वाइज हम सोल्यूशन निकालते जाते हैं। साइन थीटा सी एक्सप्रेशन आप जानते हो, n2/n1, तो n2 की वैल्यू रख दो 1.450 डिवाइडेड बाय n1 की वैल्यू रखो 1.500, डिवाइड कर दिया तो इसकी वैल्यू आ गई 0.966। सो थीटा सी इनवर्स साइन ऑफ 0.966 करोगे ये 75 डिग्री आएगी। तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 75 डिग्री आ गई, जो ए में आपसे पूछा गया था, क्रिटिकल एंगल और एंगल ऑफ ऑब्लिकेंस था। तो देखिए अभी तो थीटा सी की वैल्यू 75 डिग्री आ गई। 10 एंगल ऑफ ऑब्लिकेंस किसे कहते हैं? 90 में से थीटा सी को घटा दो, ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है इसका, थीटा सी का, वो एंगल ऑफ ऑब्लिकेंस कहलाता है। तो 90 माइनस थीटा सी कर दो तो ये आ गया 15 डिग्री। सो द एंगल ऑफ ऑब्लिकेंस इट इज़ 15 डिग्री। सो एज सुन एज यू नो द वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल एंगल, द एंगल ऑफ ऑब्लिकेंस कैन बी ऑब्टेन्ड। 90 में से क्रिटिकल एंगल को घटा दो तो एंगल ऑफ ऑब्लिकेंस निकल आएगा। दूसरा पूछा हुआ है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस थीटा ए। तो साइन थीटा ए के लिए एक्सप्रेशन है स्क्वायर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। n1 की वैल्यू रखो, n2 की वैल्यू रखो, स्क्वायर करो, घटा दो और इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो साइन थीटा ए की वैल्यू हो गई 0.39, और इसलिए थीटा ए की वैल्यू हो गई इनवर्स साइन ऑफ 0.39 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई 23 डिग्री। तो दूसरा भी उत्तर निकल आया कि एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस कितना होगा, तो एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस 23 डिग्री है। और तीसरा आपसे पूछा है न्यूमेरिकल अपर्चर, तो न्यूमेरिकल अपर्चर आसान है, साइन थीटा ए की वैल्यू निकली हुई है ऑलरेडी, और न्यूमेरिकल अपर्चर इट इज इक्वल टू साइन थीटा ए। तो दिस वैल्यू वी नो, न्यूमेरिकल अपर्चर इट इज इक्वल टू साइन थीटा ए, दिस इज इक्वल टू 0.39। देखो यही किया गया है।
न्यूमेरिकल अपर्चर इज गिवन बाय यानी इस साइन थीटा ए दिस इज इक्वल टू 0.39। और एक नई तरीका परसेंटेज ऑफ लाइट कलेक्टेड कैसे निकलेगा, तो आप न्यूमेरिकल अपर्चर का स्क्वायर कर दीजिए और उसमें 100 का गुणा कर दीजिए। तो एक नई पैरामीटर और परसेंटेज ऑफ लाइट कलेक्टेड माने ऑप्टिकल सिग्नल कलेक्टेड, तो इसकी परसेंटेज कितनी है, तो न्यूमेरिकल अपर्चर का स्क्वायर इंटू 100 कर दीजिए। न्यूमेरिकल अपर्चर 0.39 है, उसका स्क्वायर इंटू 100 करिए तो ये 15.2% आ जाएगा। ठीक, तो परसेंटेज ऑफ लाइट कलेक्टेड 15.2% आ गया। तो सारे पैरामीटर्स जो पूछे गए थे, क्रिटिकल एंगल n1 और n2 की केवल वैल्यू दी है, क्रिटिकल एंगल, और एक नया आपने जाना एंगल ऑफ ऑब्लिकेंस की वैल्यू कैसे निकालोगे, 90 में से क्रिटिकल एंगल को घटा दोगे तो ये निकल जाएगा। एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस, न्यूमेरिकल अपर्चर और परसेंटेज ऑफ द लाइट कलेक्टेड दैट इन न्यूमेरिकल अपर्चर स्क्वायर इंटू 100। परसेंटेज जब भी निकालना होगा तो 100 का गुणा करना होगा। तो परसेंटेज ऑफ लाइट कलेक्टेड इज द न्यूमेरिकल अपर्चर स्क्वायर इंटू 100। तो इस तरह से इस न्यूमेरिकल को किया जा सकता है जो मैंने आपको बताया। अब आज के लिए इतना ही, और भी कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको करा दूंगा जिसमें कुछ नए टर्म से भी परिचित हो जाएंगे, और इस तरह से फिर यह ऑप्टिकल फाइबर के न्यूमेरिकल कितने आसान हैं यह अभी आपने देखा। तो ऑप्टिकल फाइबर के यदि न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं तो अभी आसानी से आप कर सकोगे, यह इससे स्पष्ट है। इक्वेशंस ही बहुत आसान है, इसलिए न्यूमेरिकल बहुत आसान होंगे। तो थीटा सी, थीटा ए, डेल्टा, इसी सब के बारे में पूछा जाएगा और इन सब की वैल्यू आप इस तरह से निकाल सकते हो। एंगल ऑफ ऑब्लिकेंस पूछा गया, परसेंटेज ऑफ लाइट कलेक्टेड पूछा गया, तो इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।